हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लास्ट पार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि डिलीवरी के तुरंत बाद जो धात्री महिला है जिसने अभी डिलीवरी हुई है उसको अपने खाने पीने में किस प्रकार से क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में लास्ट वीडियो में बात करी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम बच्चे को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को क्या खाने के लिए देना है, पुराने लोग क्या देने के लिए बोलते हैं, वर्तमान समय में WHO के क्या निर्देश हैं, उन दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जो कंफ्यूजन होता है, लॉजिक क्या है इन सारी चीज़ों का, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। देखिए, डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को आयुर्वेद की समस्त संहिताओं में घी और शहद दोनों मिलाकर देने का निर्देश है, असमान मात्रा में। ये ध्यान रखें, समान नहीं, असमान मात्रा में। शहद आपको ज्यादा रखना है, घी कम मात्रा में रखना है, या फिर घी ज्यादा मात्रा में रखना है, शहद कम मात्रा में रखना है। असमान मात्रा में मिलाकर देने का निर्देश है। लेकिन जो WHO की गाइडलाइन आती है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को शुरू में कुछ नहीं देना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई भी पानी या कोई भी ऊपर की चीज नहीं देनी चाहिए। तो ये एक कंफ्यूजन है जो हमेशा चलता है, तो इसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। देखिए, क्या है कि जो डिलीवरी का एक पूरा प्रोसीजर है, हमको ऐसा लगता है कि केवल मदर को तकलीफ होती है, एक लेडी है उसको डिलीवरी के पेन आते हैं, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन विश्वास मानिए, जब बच्चा उस बर्थ कैनाल से निकलता है, जो छोटी सी वेजाइना से बाहर निकलता है इतना बड़ा बच्चा, तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उसकी पूरी हड्डियाँ कंप्रेस हो जाती हैं, कंधे कंप्रेस हो जाते हैं माँ की हड्डियों के बीच में, और छोटी सी बर्थ कैनाल से उस बच्चे को स्क्वीज होकर अपने आप को दबाकर बाहर निकलना पड़ता है, जो कि काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर होता है। ठीक है, बहुत तकलीफ होती है बच्चे को। लेकिन ध्यान रखें, ये तकलीफ नेचुरल है, बच्चे की हेल्थ के लिए जरूरी है। और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि किसी भी बच्चे को डिलीवरी के बाद ये याद नहीं रहता। आपको, हमको, किसी को याद नहीं है कि जब हम पैदा हुए थे तो हमें कितनी तकलीफ हुई थी। तो ये ईश्वर की दया है। तो आयुर्वेद के अनुसार चूंकि इतने ज्यादा दर्द से बच्चे को निकलना पड़ता है। दूसरी बात, ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, डिलीवरी के तुरंत बाद ज्यादातर महिलाओं को ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन चालू नहीं होता है। ठीक है, ये तो मॉडर्न साइंस भी मानते हैं कि शुरू के 3 से 4 दिन तक केवल कोलेस्ट्रम निकलता है। कोलेस्ट्रम एक 2 चम्मच की मात्रा में निकलने वाला दूध होता है, हल्के पीले कलर का होता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये शुरू का जो स्तनपान है आपको नहीं कराना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो शुरू के 3 से 4 दिन तक माँ को चूंकि ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से नहीं निकलता है, केवल अल्प मात्रा में कोलेस्ट्रम निकलता है। और इन 2 कारणों की वजह से, क्योंकि एक तो ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, दूसरी बात बच्चा बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से निकला है, उसके अंदर वात के प्रकोप होने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से आयुर्वेद की संहिताओं में बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए शहद और घी का प्रयोग करने का निर्देश है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कि दिया जा सकता है। वर्तमान समय में भी WHO की गाइडलाइन भले ही है कि कुछ भी ऊपर से नहीं देना है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी महिला की डिलीवरी कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल या कहीं पर भी होती है तो हमेशा एक पैकेट पकड़ा दिया जाता है आर्टिफिशियल फूड का कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है इसलिए आप इसको ये दूध पिलाइए। तो वो भी ऐसा करते हैं, लेकिन आयुर्वेद की संहिताओं में घी और शहद देने का निर्देश है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखें। बच्चे को सामान्य कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं ऊपर का देना है, नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि बच्चे में किसी भी प्रकार से वात प्रकोप के लक्षण लग रहे हैं या फिर माँ को दूध बिल्कुल नहीं निकल रहा है, ऐसी कंडीशन में छोटे बच्चे को शहद और घी का प्रयोग कराया जा सकता है। ये फायदेमंद होता है, बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए लाभप्रद होगा। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल रहा है तब ये हमेशा ध्यान रखें। यदि आपको पहले दिन से ही अच्छे से दूध निकल रहा है, बढ़िया दूध निकल रहा है, तो फिर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। माँ का जो दूध है वो पर्याप्त है। ठीक है, दूसरी बात, कई बार दूध नहीं निकलता है, ऐसी कंडीशन के लिए बच्चे को कुछ नहीं देना चाहिए, माँ को अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जरूरी है कि माँ अपने शरीर में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन वैलिड रखें, न्यूट्रिशन का मेंटेन रखें, जिसकी वजह से जो स्तन निकले, जो दूध निकले, वो पर्याप्त मात्रा में हो, साथ ही साथ बच्चे के लिए फायदेमंद भी हो। आयुर्वेद की 2 मेडिसिन का नाम मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। पहली मेडिसिन है शतावरी। शतावरी का प्रयोग डिलीवरी के तुरंत बाद आपको करना ही करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शतावरी का प्रयोग करिए। ये स्तन जनन यानी कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने वाली मेडिसिन में से सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो इसका आपको प्रयोग करना है। दूसरी एक मेडिसिन है जिसका आपको प्रयोग करना है, वो है जीरिका रिष्ट।
डिलीवरी के तुरंत बाद में जीरका रिस्ट का प्रयोग करना है। दोनों ही दवाई के नाम मैंने साइड में लगा दिए हैं, पिक्चर लगा दी है, तो आप इजीली इसको देख सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इससे क्या होगा, जो आपका ब्रेस्ट मिल्क होगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से निकलेगा, उसकी मात्रा पर्याप्त होगी, गुणवत्तापूर्ण रहेगा और बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास ढंग से होगा। तो ये एक कंफ्यूजन हुआ। दूसरा एक कंफ्यूजन होता है कि यार घर से बाहर नहीं निकालते छोटे बच्चे को, है ना। आजकल तो डिलीवरी अस्पताल में होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली लोग रिश्ते नातेदारों इधर उधर वालों को नहीं मिलने देते और उसके लिए पीछे अलग अलग रीजन होते हैं। देखिए ये रीजन बिल्कुल सही है। पुराने समय में भी होता था कि जो डिलीवरी वाली महिला है ना, उसको घर के अंदर वाली एक कोठरी में रखा जाता था और बच्चे को कहीं भी बाहर किसी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जाता था। और घर के बाहर बहुत सारी चीजें होती थी ना, कि धूप जला के रख दिया है या ये कर दिया वो कर दिया, ये सारी चीजें होती थी। देखिए वो सब बातें बिल्कुल सही है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक केवल इतना ही था कि बच्चे तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचे। अनजान व्यक्ति घर के अंदर आएंगे या फिर बच्चा किसी ऐसी जगह पर रहेगा कि जहां पर हर तरफ से लोग आ रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, तो बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। इन्फेक्शन भी हो सकता है बच्चे और माँ को, बच्चे को, है ना, मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है। इतनी सारी भयानक आवाजें चारों तरफ से सुनाई दे रही हैं उसको, अभी तक कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, अचानक से हर कोई आवाजें आ रही है, लाइट बच्चे के ऊपर पड़ रही है, तो ये सारी चीजें बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आयुर्वेद की सहायताओं में या फिर पुराने समय पर जो डिलीवरी वाली महिला होती थी और छोटा बच्चा होता था, उसे शुरू के 10 दिन तक घर के अंदर रखा जाता था, बाकी लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से उसके इन्फेक्शन नहीं पहुंचे। तो ये जो लॉजिक है इसको समझिए। अभी वर्तमान समय में अस्पताल में भी बोल देते हैं कि भैया ज्यादा लोगों को नहीं मिलना है, किसी को मिलना भी है तो पहले हाथों को सैनिटाइज करना है, अच्छे से साफ करना है, फिर बच्चे को छूना है। तो सिद्धांत वही है, उसका थोड़ी प्रैक्टिस करने का तरीका अलग हो गया और जो उसका लॉजिक है वो हम कहीं पहले भूल गए, रूढ़िवादी की तरह उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझिए तो आपको ये जो कंफ्यूजन है ना वो नहीं होगा। पुराने समय के जो नियम थे ना वो बहुत अच्छे थे, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्त्री को अलग रखिए, बच्चे को अलग रखिए, बच्चे के आसपास में हल्का सा धुआं करके रखिए जिससे उसको मच्छर मक्खी वगैरह नहीं परेशान करें। घर के दरवाजे के बाहर भी आप धुआं रखिए, कुछ लाइट रखिए जिससे पता रहे कि भैया इस घर के अंदर गर्भवती है, सॉरी गर्भवती नहीं है, धात्री है, छोटा बच्चा है, जिससे अनजान लोग घर के अंदर नहीं आए भी तो पहले हाथों को गर्म करके आए, क्योंकि धुआं होता था ना उससे हाथ गर्म हो जाते थे, साफ हो जाते थे, वो गर्म करके आए, अपने कपड़ों को अच्छे से साफ करने के बाद में ही वहां पर आए। तो ये सब उसी चीज के नियम है। वर्तमान समय में चूंकि सैनिटाइजर है, घर पे वैसे भी अनजान लोग कम आते हैं, ज्वाइंट फैमिली में लोग होते नहीं है, हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है, वहां कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं है, बच्चे को क्लीन करके रखा जा रहा है, कपड़े नहीं रखे जा रहे हैं, तो उन सारी चीजों की वर्तमान समय में जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझिए तो आपको ये सारी चीजें गलत नहीं लगेंगी। तीसरी बात एक जो आपके साथ क्लियर करनी है वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो कई बार माएँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, बच्चा बहुत रो रहा है। यहाँ मैं एक चीज आपके साथ क्लियर करूं कि यदि छोटा बच्चा है, वो अच्छे से खाना खा रहा है, अच्छे से सुसु कर रहा है, अच्छे से पॉटी कर रहा है, ये 3 चीजें उसको हो रही है। खाना खाना मतलब ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कर रहा है, अच्छे से सुसु कर रहा है, पेशाब करने में उसको दिक्कत नहीं हो रही है, पेशाब करते समय नहीं रो रहा है, या पेशाब में किसी भी प्रकार के कोई दाने, जलन या ऐसे लक्षण नहीं आ रहे हैं कि पेशाब में बदबू आ रही है, पेशाब लाल कलर की उतर रही है, ज्यादा पीले कलर की उतर रही है, ये सारे लक्षण नहीं है। वो पॉटी भी टाइम से कर रहा है, दिन में 3 से 4 बार उसको पॉटी आ रही है, पॉटी में कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यदि बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे के लिए रोना फायदेमंद होता है, छोटा बच्चा है उसके लिए रोना फायदेमंद होता है। क्यों फायदेमंद होता है इस चीज को समझिए। जब बच्चा रोता है तो उसके लंग्स प्रॉपर तरीके से काम कर पाते हैं, हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड कर पाता है, ऑक्सीजन लेवल पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ठीक है, तो ये सारे फायदे होते हैं छोटे बच्चे के रोने से। तो यदि खाना अच्छे से खा रहा है, सुसु अच्छे से कर रहा है, पॉटी अच्छे से कर रहा है, उसके अलावा कोई इसको विजुअल प्रॉब्लम नहीं है कि बुखार आ गया है, ऐसी सारी दिक्कतें नहीं है, हेल्दी बच्चा है और रो रहा है तो अननेसेसरी टेंशन मत लीजिए। ये रोना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए फायदेमंद है, तो अननेसेसरी परेशान मत होइए। और जबरदस्ती बच्चे को 24 घंटे चुप करा करके 24 घंटे उसको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं दे करके आप उसके मानसिक विकास में थोड़ा सा अवरोध पैदा कर सकते हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी एडवाइस पसंद आई होंगी। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई अंधविश्वास खास तौर से है, अगर आपने कोई रूढ़िवादी चीज सुनी हुई है जो आपको लगता है कि यार पुराने समय में होती थी, अभी उसका कोई लॉजिक नहीं है, या फिर क्या लॉजिक है आपको जानना है, तो वो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगी वो सारे डाउट आपके साथ में क्लियर करूं। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।